हेलो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि मैं प्रीवियस ईयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहा हूँ चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स क्लास 12। इसमें मेनली करने का पर्पज़ मेरा ये है कि आपको आइडिया लग जाए कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस आप देखेंगे कि एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। एनसीईआरटी के आप क्वेश्चन सारे अगर अच्छी तरह से कर लेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो उन्हीं के ऊपर बेस्ड सारे ये क्वेश्चंस हैं। ये 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है कि इसको रिएक्ट कराना है ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट लाइट के प्रेजेंस में जो होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलेगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलता है तो उसमें क्या होगा कि ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन जाएगा, ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। दोनों के बीच में एक एक बॉन्ड था तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, होमोलिटिक फिशन होने की वजह से ये फ्री रेडिकल बन गया। ये फ्री रेडिकल वहाँ जाके लगेगा, जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ पे आके लगेगा, ना कि यहाँ पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो बनेगा उसके ऊपर, तो ये सेकेंडरी कार्बन है, इसके ऊपर Br आके लग जाएगा, ठीक है, और ये एज इट इज़ रहेगा और एक HBr अलग हो जाएगा। तो मेन जो प्रोडक्ट है आपसे पूछा वो ये बनेगा। उसने पूछा राइट दी मेजर प्रोडक्ट्स, तो मेजर प्रोडक्ट ये आपका बनेगा। तो मेन बात आपको याद रखनी है कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज़ मोर स्टेबल, ठीक है। तो इसलिए Br यहाँ आके लगेगा। ये बातें आपको देखिए, सेकेंडरी कार्बोकैटायन भी ज़्यादा स्टेबल होता है, बट इसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट दे रहे हैं तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलेगा, इसलिए इन दोनों में से यहाँ पे आके लग जाएगा। बेंजीन रिंग पे वैसे ही नहीं लगेगा क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म सिंगल बॉन्ड पे चलती है, बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड है तो वहाँ लगेगा नहीं, ठीक है। इसको हटा के, एक H को हटा के वहाँ पर Br लग जाएगा। सेकेंड पार्ट इसने जो दिया है, इसके अंदर इसने दिया है कि HBr दिया है, तो इसमें कोई पेरोक्साइड तो दिया है नहीं, तो मार्कोनिकॉव्स रूल लग जाएगा। मार्कोनिकॉव्स रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये Br नेगेटिव होगा तो ये यहाँ आके लग जाएगा। तो इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, और H इधर लग जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड के ऊपर इधर का एक H इधर लग जाएगा और Br इधर आ जाएगा। ये CH3 है और नीचे भी CH3 है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया हुआ है जो मेरी वीडियोज़ और हैं उनमें, बट मार्कोनिकॉव्स के बारे में फिर से यहाँ मैं बता देता हूँ कि मार्कोनिकॉव्स अकॉर्डिंग टू इट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल will get attached on that carbon of the multiple bond which has lesser number of hydrogen। अब इसमें ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या होगा कि मार्कोनिकॉव्स रूल के हिसाब से इसमें क्या होगा कि पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा। पाई बॉन्ड जब शिफ्ट करके इधर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव वाला कहाँ पे आके लगेगा? पॉजिटिव पे, क्योंकि ये कार्बन जो है टर्शी है। टर्शी कार्बोकैटायन जो बनेगा वो मोर स्टेबल होगा। टर्शी कार्बोकैटायन इज़ मोर स्टेबल। और अगर इस पर पॉजिटिव आता तो ये सेकेंडरी होता, वो लेस स्टेबल होता। तो जानबूझकर ये जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पे जाएगा ताकि मोर स्टेबल टर्शी कार्बोकैटायन बने। और जब इस पे पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव वाला आके यहाँ लग जाएगा और जो H है वो इस पे चला जाएगा। तो फाइनल कंपाउंड आपका ये बन जाएगा। ओके बच्चों, हटाता हूँ और क्वेश्चंस लिखता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ब्रोमोबेंजीन है, उसको CH3Cl दिया एनहाइड्रस AlCl3 में। तो इसको देख के ही पता चल गया एनहाइड्रस AlCl3 है और अल्काइल हैलाइड है। ये फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन है। पूरा ही लिख देता हूँ मैं, फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन है, एल्काइलेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो एल्काइल ग्रुप है वो इस पे जाके जुड़ जाएगा। और कहाँ पे जुड़ेगा? ऑर्थो या पैरा पे। ब्रोमीन अपनी जगह रहेगा, पैरा पे भी लग सकता है और ऑर्थो पे भी बनेगा, बट ज़्यादा कौन सा बनेगा? पैरा वाला। ये मेजर होगा और वो माइनर होगा, ठीक है।
एक्चुअल में क्या है कि ब्रोमीन के पास जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग में आ जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे बढ़ जाएगी, और तो ये जो पॉजिटिव बन किया है ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला जाके ऑर्थो पे या पैरा पे लग जाएगा, और Cl जो है AlCl3 के साथ चला जाएगा। बाद में इस वजह से जब H निकलेगा तो HCl अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। जितने भी नेम रिएक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कन्वर्जन में भी बहुत काम आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नेम रिएक्शंस पे आते ही हैं 2 नंबर का। इसके अलावा देख रहे हैं, अब इस क्वेश्चन में भी एनाड्रस AlCl3 और ये देख के ही समझ में आ गया कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, उसका यूज़ होता है। ठीक है, अब ये मेजर क्यों बन रहा है, इसका कारण है कि ये दूर दूर है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस या रिपल्शन ज़्यादा होगा जब पास पास होंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो ये कम बनेगा, ये ज़्यादा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि इसको हमने AgCN से रिएक्ट कराया। AgCN से जब रिएक्ट कराओगे तो ये CH3 CH2 NC बनेगा। ये आपको इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें C की ओर से जोड़ के आ जाएंगे, साइनाइड बनाएंगे, आइसोसाइनाइड बनेगा, इसको इथाइल आइसोसाइनाइड या इथाइल कार्बाइलमीन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो रहा है कि सिल्वर, अगर यहाँ पे KCN होता तो अलग प्रोडक्ट बनता, अगर ये इसको हम KCN देते तो इस केस में ये बनता, बट जब हमने AgCN दिया तो इसके केस में NC बन रहा है। उसका कारण ये है कि ये जो सिल्वर है कम रिएक्टिव मेटल है, पोटेशियम ज़्यादा है, तो जैसे ही पोटेशियम पॉजिटिव होगा CN पे कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा, और कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो इधर से जुड़ जाएगा। बट इस केस में क्या हो रहा है कि सिल्वर इज़ लेस रिएक्टिव मेटल, तो नाइट्रोजन के ऊपर जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो वो इस तरफ से नाइट्रोजन के साइड से जुड़ जाएगा, तो ये आइसोसाइनाइड बन गया। इसको हम कॉमन नेम में कहेंगे इथाइल आइसोसाइनाइड या इथाइल कार्बाइलमीन। ठीक है जी, तो ये आपका ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। AgCN के साथ आइसोसाइनाइड बनेगा, KCN देंगे तो साइनाइड बनेगा, या नाइट्राइल भी कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, बट अब ये थर्ड वाले पार्ट को, ये क्वेश्चन आपका 2015 में आया है, ये 2016 में आया है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी 2016 में आया है। इसमें ये कह रहा है कि सोडियम ड्राई ईथर, तो देखिए सोडियम ड्राई ईथर देखते ही हमें याद आ गया कि ये वुड्स रिएक्शन है। देख रहे हैं, तो नेम रिएक्शंस कितने इंपॉर्टेंट हैं, आपको कैटलिस्ट की हेल्प से पहचानना आना चाहिए। तो वुड्स रिएक्शन है ये। अब एक बात और है कि हमें मालूम है वुड्स रिएक्शन डबल्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दी अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पे 1 2 3 कार्बन एटम है और डबलिंग हो जाएगी तो 6 कार्बन वाला बन जाएगा, बट Cl बीच में लगा है तो कंपाउंड आपका जो बनेगा वो ये बनेगा। तो इसका अगर नाम लिया जाए, स्केलेटन में समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, तो ये 2,2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन बना है, ये 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन बना है। ठीक है ना, तो मैं इसको ऊपर से मिटा के आपको समझाता हूँ कि क्यों ऐसा बना है। ये वाला क्वेश्चन हटा देता हूँ और तब समझाता हूँ आपको। एक्चुअल में वुड्स रिएक्शन में जुड़ जाते हैं आपस में दोनों कंपाउंड। तो ये जो कंपाउंड है इसको मैं यहाँ ले आता हूँ स्केलेटन के फॉर्म में, ये Cl है। ठीक है, तो इसके 2 हैं, तो अब इसको अगर दो के हम इनको सिंगल सिंगल करके दिखाएं और इसको ऐसे दिखा दें, Cl को इधर दिखा दें और दूसरे वाले के जो कंपाउंड है उसका भी Cl इधर ही दिखा दें। अब जब इनको जोड़ेंगे तो इसका Cl हट जाएगा, किसके प्रेजेंस में, सोडियम के। सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या होगा, यहीं से दोनों Cl हट जाएंगे तो NaCl बन जाएंगे और ये यहीं से जुड़ जाएंगे आपस में। इसको ऐसे जोड़ सकते हो, तो ये जुड़ गए, तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, तो 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन बन गया। ठीक है, 3 कार्बन थे यहाँ पे, 6 कार्बन वाला कंपाउंड बन गया। तो ये वुड्स रिएक्शन पे बेस्ड है। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी हम समझ सकते थे कि मान लो अगर इसको हम ऐसे ना शो करें, ऐसे शो कर देते, इधर Cl ले लेते और इसको ऐसे शो कर देते, 3 कार्बन है, Cl सेकंड कार्बन पे है, और दूसरे वाले को Cl को भी ऐसे ही दिखा देते और दोनों Cl हटा देते सामने से, तो आपस में ये जुड़ जाते हैं। आपस में जुड़ के क्या बन जाते हैं, ऐसे। तो ये यहाँ पे जुड़ दिया, तो ये भी 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन है, 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है,
तो ये वुड्स रिएक्शन से आया, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। ओके, हटाते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं। हाँ जी बच्चों, हम और आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। राइट दी मेजर प्रोडक्ट्स इसमें भी है। इसको साइक्लोहेक्सानॉल को SOCl2 से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, OH हट के Cl लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और SO2 + HCl अलग हट जाएगा, ठीक है। SOCl2 से OH हट के Cl लग जाता है, अल्कोहल को हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब पर ऑक्साइड लिखा है तो इसका मतलब क्या है, एंटी मार्कोवनिकॉव्स रूल लगेगा, जिसमें नेगेटिव विल गो टू दैट कार्बन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो Br जो है इस कार्बन पे आ जाएगा। ये एंटी मार्कोवनिकॉव्स रूल के हिसाब से है, ठीक है। CH2 CH और इसका H जो है इधर वाले हाइड्रोजन पे कार्बन पे आ जाएगा, और इधर जो है CH2 के साथ Br लग जाएगा। तो ये एंटी मार्कोवनिकॉव्स के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस रूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल goes to that carbon of the multiple bond which has more number of हाइड्रोजन, ठीक है। इसलिए इसमें एंटी मार्कोवनिकॉव्स वाले में क्या होता है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, ठीक है। और फ्री रेडिकल बनने के बाद क्या होता है, Br जो है इस वाले फ्री रेडिकल पे जाता है ताकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल हो जाए। सेकेंडरी फ्री रेडिकल को मोर स्टेबल करने के लिए, सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज़ मोर स्टेबल, तो Br यहाँ पे लग जाएगा, तो फिर बचा हुआ H ये सेकंड वाले कार्बन पे चला जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वहाँ पे Br जाके लग जाता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकॉव्स रूल, ठीक है। तो इन दोनों को हटा के मैं थर्ड पार्ट करता हूँ, अभी इसको देख लीजिए आप, इसी में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये जो थर्ड पार्ट है इसको ऊपर मैं ले आता हूँ, तो यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, ठीक है जी, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या था कि HI इसमें ऐड कर रहे हैं, इसमें भी वही मार्कोवनिकॉव्स रूल लग जाएगा, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड है और हेलोजन हलाइड है, तो नेगेटिव वहाँ जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है। यहाँ हाइड्रोजन एक भी नहीं है, यहाँ पे देखा जाए एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है, तो नेगेटिव यहाँ आके लग जाएगा और हाइड्रोजन को वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये कंपाउंड बन जाएगा हमारा कि CH3 के साथ I लग जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ पे पहले एक रह गया था, तो जब डबल बॉन्ड खुलेगा तो एक हाइड्रोजन और लग जाएगा, तो ये फाइनल कंपाउंड आपका बन जाएगा। तो ये मार्कोवनिकॉव्स पे बेस्ड है, ओके। हटा दें इसको भी, ओके, हटा दें। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज़ ब्यूटन 1-ऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव बट ब्यूटन 2-ऑल इज़ ऑप्टिकली एक्टिव? ब्यूटन 2-ऑल ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होता है और ब्यूटन 1-ऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है, ये पूछ रहा है। देखिए, ब्यूटन 1-ऑल में कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, सेम ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये एक कायरल है, देयरफॉर ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ब्यूटन 2-ऑल का स्ट्रक्चर ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे OH लगा है, यहाँ पे H लगा है, ये CH3 है, ये C2H5 हो गया, ठीक है। चारों ग्रुप अलग अलग हैं, तो ये कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है, इन विच ऑल दी 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, इन विच ऑल दी 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, ठीक है। एटम हो, मॉलिक्यूल हो, स्पीशीज़ कोई भी लगी हो, चारों अलग होगी, तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव जो होते हैं उनकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं करती, मिरर इमेजेस डू नॉट सुपर इम्पोज, मिरर इमेजेस डू नॉट सुपर इम्पोज, ठीक है। इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होती है और कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री वगैरह नहीं होती, तो इसकी मिरर इमेज जो है इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगी, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा,
ठीक है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि इसका जो कार्बन है वो एक कायरल नहीं, इसके चारों ग्रुप अलग नहीं, ये दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन है सेम हो गए, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है वाई एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल मतलब नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये हुआ, ये टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। ठीक है, इसमें जहाँ पे ब्रोमीन लगा है उस कार्बन के तीनों तरफ कार्बन है तो ये टर्शी है, और जहाँ पे ब्रोमीन लगा है उसके एक ही तरफ कार्बन है, इधर तो हाइड्रोजन है तो ये प्राइमरी है, ये टर्शी है। अब प्राइमरी जो ब्यूटाइल ब्रोमाइड है उसकी सरफेस एरिया ज़्यादा है और टर्शी की सरफेस एरिया कम है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसमें वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे, इसके अंदर वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे। तो मेन बात हमें क्या लिखनी है कि इन केस ऑफ नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड एज द सरफेस एरिया इज मोर, वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल बी मोर, देयरफॉर इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल बी मोर। Whereas in case of tertiary butyl bromide, due to branching, surface area will be less, therefore van der Waals forces of attraction will be less, hence its boiling point will be less। ठीक है बच्चों, तो इसको हटाता हूँ, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू बायोफिनाइल। क्लोरोबेंजीन ये होती है, ठीक है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है बायोफिनाइल में, ये है, इसको कहते हैं बाइफिनाइल। तो कैसे करेंगे, इसमें वुड्स फिटिग रिएक्शन है। वुड्स फिटिग रिएक्शन में क्या होता है कि जब बेंजीन के ऊपर क्लोरीन होता है, ठीक है, और एक ओपन हो तो फिर वो वुड्स फिटिग कहलाता है। सॉरी, इस केस में हमें जो दोनों ही क्लोज्ड वाले हैं तो इसको फिटिग रिएक्शन कहेंगे। इधर भी Cl है और इधर बेंजीन लगा है, ठीक है, और हमने सोडियम दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, तो इसको कहते हैं फिटिग। जब दोनों चेन क्लोज्ड होती हैं तो उसको फिटिग रिएक्शन कहते हैं। एक ओपन हो और एक क्लोज्ड हो तो वुड्स फिटिग, और दोनों ही ओपन होती हैं तो उसको हम वुड्स रिएक्शन कहते हैं। एनीवे, अब यहाँ पे इधर का Cl, इधर का Cl, इधर से Na हट जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ के बायफिनाइल बना जाएंगे। इसको बायफिनाइल कह दो या डाइफिनाइल कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो फिटिग रिएक्शन से हम बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू बायफिनाइल। सोडियम लेंगे और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराते हैं। इसमें ड्राई ईथर इसलिए ले रहे हैं कि पानी अगर होगा तो सोडियम उसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन बनाएगा जिससे एक्सप्लोजन होने के चांसेस हैं, तो इसलिए ड्राई ईथर होता है, फिटिग रिएक्शन लगेगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि 2 ब्रोमोब्यूटेन को ब्यूटूइन में, ये 2 ब्रोमोब्यूटेन है और इसको कन्वर्ट करना है ब्यूटूइन में। ठीक है, तो हम ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा मिटा के इसमें लिखते हैं, ठीक है, इसमें समझने में ज़रा आसानी हो जाएगी। होगा क्या कि इसके अंदर डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन है। डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक तरफ का हाइड्रोजन और एक तरफ का हेलोजन हटेगा। हाइड्रोजन इधर भी है, हाइड्रोजन इधर भी है, इधर से ब्रोमीन, इधर का हाइड्रोजन आसानी से हटेगा अकॉर्डिंग टू सिरजेव्स रूल। ठीक है, तो क्या होगा, किसके प्रेजेंस में होगा, अल्कोहलिक क्यूएच, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अल्कोहलिक क्यूएच के प्रेजेंस में होगा और इस रिएक्शन को कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन में एक तरफ से हाइड्रोजन हटेगा, एक तरफ से हेलोजन हटेगा, बट हाइड्रोजन इधर का हटेगा ना कि इधर का, क्योंकि इधर से जब हाइड्रोजन हटेगा तो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन बनेगी अकॉर्डिंग टू सिरजेव्स रूल। तो मैं बना देता हूँ पहले कंपाउंड को, स्केलेटन के फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि साफ समझ में आ जाए। इधर का H और इधर का Br हटेगा, ठीक है, और ये आपका इसने कहा था कि ब्यूटूइन बनाओ, तो ब्यूटूइन एक ही स्टेप में बन जाएगा। तो यहाँ पे ये बनने का कारण, ये ज़्यादा बनेगा और ये ना के बराबर बनेगा, बहुत कम बनेगा अगर Br इधर का जाए और H इधर का जाए, तो ये बनेगा अकॉर्डिंग टू सिरजेव्स रूल। सिरजेव्स रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू इट, इफ dehydrohalonation can take place in more than
one ways, then that alkene is preferred which is more alkylated। जिस एल्कीन पे दोनों तरफ एल्काइल, इधर भी एल्काइल है, इस कार्बन पे भी एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, एक हाइड्रोजन है बट इधर भी एक एल्काइल ग्रुप लगा है, इधर भी एक एल्काइल ग्रुप। अगर ये वाला इधर का हाइड्रोजन लेता तो इसके ऊपर तो हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन होते, एल्काइल ग्रुप नहीं होता, तो ये लेस स्टेबल है और वो वाला मोर स्टेबल है। तो इसलिए सिरजेव्स रूल के हिसाब से जब हम इसका अल्कोहलिक KOH से हीट करेंगे, डिहाइड्रोहेलोजनेशन होगा, तो वी विल गेट ब्यूट-2-ईन। ठीक है, हटाते हैं इसको और तरह के क्वेश्चंस करते हैं। हाँ जी, अब क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कन्वर्ट प्रोपीन टू आइडोप्रोपेन। 2016 में भी ये भी आया था। तो ये प्रोपीन है, ठीक है, और हमें ये बनाना है आइडोप्रोपेन। ठीक है, अब HI दे दें और एंटी मार्कोनिकॉफ लगा दें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ HI पे काम नहीं करेगा, HBr पे काम करता है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले HBr देंगे इन परऑक्साइड, ठीक है, ऑर्गेनिक परऑक्साइड के प्रेजेंस में। परऑक्साइड जब आप दोगे तो Br यहाँ पे लगेगा, H इस पे लगेगा, तो ये आपको कंपाउंड मिल जाएगा। CH2Br इधर लग जाएगा और H इस पे लग गया। अब हमें चाहिए आइडो, तो अब इसके अंदर फिंकलस्टीन रिएक्शन लगेगा, NaI दे देंगे, ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है कि हैलोजन हट जाता है, ब्रोमीन है या क्लोरीन है, वो हट के आयोडीन लग जाता है। हीट करते हैं एसीटोन के प्रेजेंस में, एसीटोन, और रिफ्लक्स मतलब हीट करना बहुत स्ट्रांगली, ठीक है, चाहे सिंबल बना दो। तो ये क्या होगा कि CH2I हो जाएगा, NaBr अलग हट जाएगा। तो इस तरह से वी कैन कन्वर्ट प्रोपीन इनटू आइडोप्रोपेन। पहले हमें ऑर्गेनिक परऑक्साइड एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ केवल HBr के साथ होता है, तो वो HBr दे के Br लग गया। अब Br को रिप्लेस करना है आयोडीन से, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन करना है। देख रहे हैं नेम रिएक्शन कितने इंपॉर्टेंट है, कितने काम में आ रहे हैं। तो वो ब्रोमीन हट के आयोडीन लग जाएगा एंड विल गेट 1 आइडोप्रोपेन या आइडोप्रोपेन भी कहते हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं और तरह के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अलग टाइप का क्वेश्चन ये है, ये 2012 में आया हुआ है। क्या पूछ रहा है इसमें, गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्रोमोइथेन एंड ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ब्रोमोइथेन आपका ये है, स्केलेटन में समझा रहा हूँ, और ब्रोमोबेंजीन ये है, ठीक है। अब ध्यान देना है कि ब्रोमोबेंजीन में रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, और इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं आएगा। तो ये AgBr जो बन सकता है अगर इसको AgNO3 से रिएक्ट कराएं। इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर रिएक्ट कराओगे तो यू विल गेट AgBr प्लस NO3 वहाँ लग जाएगा, इससे लेना देना नहीं है। ये हमारे को ऑफ वाइट या पेल येलो कह लो, पेल येलो ज़्यादा बेटर रहेगा ऑफ वाइट की जगह। पेल येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है। अगर आयोडीन होता तो ब्राइट येलो होता। इसके केस में सिल्वर ब्रोमाइड का पेल येलो प्रेसिपिटेट बनेगा जब हम इसको लेंगे इथाइल ब्रोमाइड को। बट इसके साथ AgNO3 दोगे तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, क्योंकि ब्रोमीन यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड पे लगा हुआ है। हमको इसमें ये लिखना पड़ेगा, एज ब्रोमीन फॉर्म्स partial double bond with benzene due to resonance, therefore bromine is not available to react with silver nitrate to form सिल्वर AgBr।
ये येलो कलर का, पेल येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा ही नहीं, क्योंकि ब्रोमीन यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड पे आ जाएगा। तो पार्शियल डबल बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग, जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो Br हटेगा ही नहीं, हटेगा नहीं तो Ag के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो पेल येलो प्रेसिपिटेट AgBr का इसके केस में नहीं बनेगा, इसके केस में पेल येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा, दोनों डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए, 2012 का है। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस रखता हूँ, अगले वीडियो में मैं और तरह के क्वेश्चंस इसी चैप्टर के करूँगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इसका बेनिफिट उठाइए, औरों को भी बेनिफिट उठाने का मौका दीजिए, क्योंकि इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।